नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्जाम के लिए अगर कोई स्टडी मटेरियल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आपको यही बताते हैं इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि दोस्तों जो सीटेट का एग्जाम होता है वह कंसेप्चुअल बेस पे होता है। इसमें क्वेश्चन जो होते हैं कथन पे आधारित होते हैं, तर्क आधारित होते हैं। जिस बच्चे की सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता तीव्र होती है, वो बच्चा अच्छा स्कोर लाता है। इसमें जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। आपको लगेगा 4 के चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं और सही भी रहते हैं, चारों ऑप्शन सही रहते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है, वही आपका राइट आंसर होता है। इसलिए क्वेश्चन को रटने का प्रयास न करिए कि हम क्वेश्चन को रट ले पास हो जाए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए। और एक चीज़ और दोस्तों, सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो छोटे बच्चों के लिए होता है, जो कि 1 से लेके 5 तक, 6 से लेके 8 तक। इसमें सब चीज़ गलत हो सकती है। आपके पढ़ाने का तरीका गलत हो सकता है, टीचर गलत हो सकता है, आप जो टीएलएम इस्तेमाल करें वह गलत हो सकता है। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वह कभी गलत नहीं होता। इसलिए बच्चे के खिलाफ जितने भी ऑप्शन हों वह आपके ऑप्शन गलत होंगे। बच्चे के फेवर में जितने भी ऑप्शन होंगे वही आपके राइट आंसर होंगे। इसलिए केंद्र में आपको हर क्वेश्चन का जवाब देने देने से पहले बच्चों को केंद्र में रख के समझ लीजिए कि बच्चे के खिलाफ तो कोई जवाब नहीं है। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर 7 फरवरी 2023 में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसी दिन ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। इसमें जो साइंस के जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चन को कवर करेंगे। साइंस में 20 क्वेश्चन आपके कंटेंट से पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से पूछे जाते हैं। ये पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। यह चैनल आप सबके लिए 2011 से लेकर अब तक जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम हुए हैं, अब यहाँ पे देख भी रहेंगे, सभी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराया जा रहा है। आपको जिस भी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप उस ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, मानवों में सेलुलोज समृद्ध भोजन रुक्षांश का एक स्रोत क्यों है? ऑप्शन है पहला, सेलुलोज मानव रुधिर में अवशोषित हो जाता है। सेकंड है, सेलुलोज को पचाया जाता है और रुक्षांश के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन है, मानवों में सेलुलोज पाचन एंजाइम नहीं होता है। लास्ट है, सेलुलोज पाचन जीवाणुओं द्वारा रेशों में परिवर्तित किया जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको हम बताते हैं सेलुलोज क्या होता है और रुक्षांश क्या होते हैं। अब देखिए, सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज एक प्रकार से फाइबर होता है, फाइबर, और उसी फाइबर को रुक्षांश के नाम से भी जानते हैं। तो जो शरीर होता है हमारा, वह उसको नहीं पचा पाता। इसलिए ऑप्शन थर्ड इसमें सही होगा। मानव में सेलुलोज पाचन एंजाइम नहीं होता है। यह जो सेलुलोज होता है यह आपके एक जटिल कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसैकेराइड होता है। ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। इसमें एंजाइम नहीं होता और यह पचता नहीं है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 2 सर्वसम गिलासों ए और बी में समान आयतन और जल से अधिक घनत्व की धातुओं की 2 गेंदें यक्स और वाई पूर्णतया डुबाई गई। यक्स का द्रव्यमान वाई से 3 गुना है, तो दोनों गिलास में से किसमें जल का अस्थिर अधिक हो? कह रहे हैं आपके पास 2 गिलास है, यह 2 गिलास है, दोनों में दोस्तों जल भरा हुआ है। जल के घनत्व की 2 गेंदें यक्स और वाई पूर्णतः डुबाई गई। इसमें यक्स हो गया, इसमें वाई हो गया। डुबाई गई यक्स का द्रव्यमान, ये जो इसका द्रव्यमान है वाई के द्रव्यमान से 3 गुना, कितना दोस्तों? 3 टाइम्स, 3 गुना है। दोनों गिलास में किस में जल का स्तर अधिक है? पहला ऑप्शन है जल का स्तर ए में अधिक है। सेकंड ऑप्शन है जल का स्तर ए और बी दोनों में एक समान है। थर्ड ऑप्शन है जल का स्तर बी में अधिक है। लास्ट है जल का स्तर गेंदों के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही है, जल का स्तर अधिक। जल का स्तर ए और बी दोनों में ही दोस्तों एक समान है। अब देखिए, सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि समान क्यों है। अब देखिए, जिसे इसमें कह रहे हैं आयतन और जल का, पहले एक चीज आप समझ लीजिए, घनत्व से जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो घनत्व की बात करें, घनत्व से जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए दोनों समान रहेंगे क्योंकि इनका जल का आयतन समान है और डूबी हुई एक्स वाई की जो इनका भी आयतन दोनों का समान है। इसलिए ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 3 अवयव हैं दोस्तों यक्स वाई जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यक्स बराबर 2 और 4 है, वाई बराबर 2 और 7 है, जेड बराबर 2 और 1 है। तो निम्नलिखित में से कौन से यौगिक बन सकते हैं? ऑप्शन है यक्स प्राइस वाई है, सेकंड ऑप्शन है यक्स जेड 3 है, या फिर थर्ड ऑप्शन है यक्स 2 जेड है, लास्ट है यक्स वाई और जेड है। इसमें कौन से यौगिक बन सकते हैं इनसे दोस्तों? तो अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही है, वाई और जेड। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, यही यौगिक बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अरे नीचे दिए गए 2 कथनों के पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यस 1 है दोस्तों, जो पहला कथन है, अतिसार से पीड़ित दोस्तों, अतिसार से पीड़ित बच्चों को पोलियो की बूंदें नहीं पिलानी चाहिए। कह रहे अतिसार एक रोग बीमारी में बताते हैं इसके बारे में, इससे जो बच्चा पीड़ित रहे उसे पोलियो की बूंदें नहीं पिलानी चाहिए। उसके बाद है पोलियो की बूंदें अतिसार की वजह से निकल जाते हैं। ऑप्शन है पहला यस 1 और यस 2 दोनों सही हैं। यस 1 यस 2 की सही व्याख्या है। सेकंड ऑप्शन है यस 1 और यस 2 दोनों सही हैं। यस 1 और यस 2 सही व्याख्या नहीं है। लास्ट थर्ड ऑप्शन है यस 1 सत्य है किंतु यस 2 असत्य है। लास्ट ऑप्शन है यस 1 और यस 2 दोनों ही सत्य हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही है। यस 1 और यस 2 दोनों सही है दोस्तों, और ये व्याख्या भी सही कह रहे हैं। अतिसार से जो लोग पीड़ित रहते हैं पोलियो के बूंदों पिलाने से वह निकल जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मलजल के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। किसकी बात करें? मलजल। देखिए सुमेलित कहना है, सुमेलित करना आपको हम सुमेलित करके बता ही दे रहे हैं। जैसे जीवाणु का संक्रमण, जीवाणु का संक्रमण किससे होता है? आप कहेंगे जीवाणु का संक्रमण जो हैजा होता है वो जीवाणु के संक्रमण से ही होता है। इसके बाद है अकार्बनिक अशुद्धियाँ। अकार्बनिक अशुद्धियाँ की अगर हमसे बात करें तो यह आपका नाइट्रेट होता है, ऑप्शन फर्स्ट में चला जाएगा। इसके बाद है कार्बनिक अशुद्धियाँ। कार्बनिक अशुद्धियाँ तो आपका जाएगा कीड़ानाशी में जाएगा, कीड़कनाशी में जाएगा। फोर्थ में चला गया पोषक तत्व। पोषक तत्व आपका किस में जाएगा? फास्फोरस में। ऑप्शन अब ऑप्शन आप देख लीजिए किस में यह मैच कर रहा हूँ। पहला तीसरा में गया ना, पहला तीसरा 2 ऑप्शन है। के बाद दूसरा पहला में गया, दूसरा पहला में, तो आप यहाँ देखिए कट गया, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट ही करेक्ट है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। उपर्युक्त शब्दों से रिक्त स्थान को भरिए। रिक्त स्थान है कुछ, पहले तो खाली जगह, फिर ए है, फिर खाली जगह पतली भित्ति की होती है, और फिर खाली जगह बी, फिर खाली जगह मोटी लचीली भित्ति की होती है, फिर खाली जगह है तिरछी है, फिर खाली जगह में रुधिर उच्च दाब पर प्रवाहित होता है, फिर खाली है, फिर डी है, फिर खाली है। में कपाट उपस्थित हैं जो रुधिर को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित करने में सहायता करते हैं। ऑप्शन है देखिए इसमें क्या भरा जाएगा? ए के स्थान पे क्या भरा जाएगा? बी के स्थान पे, और सी के स्थान पे, डी के स्थान पे। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन हम समझते हैं। धमनियाँ सिराएं, धमनियाँ सिराएं, थर्ड है, वो सेकंड है सिराएं धमनियाँ, सिराएं और धमनियाँ। थर्ड ऑप्शन जो है सिराएं धमनियाँ, धमनियाँ धमनियों, या फिर लास्ट है सिराएं धमनियाँ, धमनियों और सिरा। तो ऑप्शन कहेंगे 4 ही सही है दोस्तों, यही इसमें भरा जाएगा कि पहले में भराएगा सिराएं पतली भित्ति की होती हैं और धमनियाँ मोटी होती हैं, लचीली भित्ति की होती हैं। इसके बाद धमनियों में दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ में, धमनियों में रुधिर उच्च दाब पर प्रवाहित होता है, और सिराओं में कपाट उपस्थित हैं जो रुधिर के केवल एक ही दिशा में प्रवाहित करने में सहायता करते हैं। ऑप्शन इसमें 4 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक फ्यूज के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है? किसकी बात करें? फ्यूज की बात करें। ऑप्शन है सामग्री ए बी सी है, फिर चालक है 138 80 67, गलनांक है 2006 से 23, 15 से 28, या फिर 2 से 32। ऑप्शन है ए बी सी या फिर सी। इसमें कौन सा हम फ्यूज के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 4 सही होगा। ठीक हो दोस्तों, इसको हम फ्यूज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें बैठा, ऑप्शन इसमें 4 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 4 प्रश्नावलियाँ ली गई हैं, कितनी दोस्तों? 4।
परक नली ए में दूध का जलीय विलयन है, परक नली बी में ग्लूकोज का जलीय विलयन है, परक नली सी में एलेमाइन का जलीय विलयन है, परक नली डी में आंवले का जलीय विलयन है। अब आपको बताना है कौन से रंग अपेक्षित हैं जब प्रत्येक परक नली में लाल लिटमस पेपर का एक टुकड़ा डाला जाता है। ऑप्शन ए क्या होगा, हम परक नली में डाल क्या रहे हैं, लाल लिटमस पेपर का टुकड़ा डाल रहे हैं, तो उसमें हमको देखने को क्या मिलेगा उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है में है नीला हो जाएगा, ए नीला हो जाएगा, बी नीला हो जाएगा, सी लाल हो जाएगा, डी लाल हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है ए नीला हो जाएगा, बी नीला हो जाएगा, सी लाल हो जाएगा, डी नीला हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन ए लाल हो जाएगा, बी लाल हो जाएगा, सी नीला हो जाएगा, डी लाल हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन ए लाल, बी नीला, सी नीला या फिर डी लाल हो जाएगा। ऑप्शन इसमें थर्ड सही है, ए लाल हो जाएगा, बी लाल हो जाएगा, सी नीला हो जाएगा और डी लाल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों का अनुप्रयोग नहीं है। देखिए इसमें नहीं पूछा गया है, जिस भी क्वेश्चन में नहीं पूछा जाए आप उसे थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों से बहुत गलती हो जाती है, नहीं के स्थान पे वो सही ऑप्शन भी गलत कर जाते हैं जो क्वेश्चन उनको आता रहता है। पहला ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव का अनुप्रयोग नहीं है, पहला ऑप्शन है विद्युत अपघटन, सेकंड ऑप्शन है विद्युत लेपन, सेकंड ऑप्शन है विद्युत चुंबकत्व, लास्ट ऑप्शन है निःशुद्धिकरण। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हेड सही है, रासायनिक प्रभाव का अनुप्रयोग नहीं है विद्युत चुंबकत्व, ऑप्शन हेड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित वैज्ञानिकों प्रत्ययों में किसका प्रदर्शन परिदर्शी द्वारा किया जा सकता है। किसके दोस्तों, परिदर्शी द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन है पहला प्रकाश का बहुपरिवर्तन, सेकंड है ध्वनि का अपवर्तन, थर्ड है प्रकाश का अपवर्तन, लास्ट है कुल आंतरिक परावर्तन। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रकाश का बहुपरिवर्तन, इसमें जो पूछा जा रहा था कि वैज्ञानिक प्रत्ययों में से किसका प्रदर्शन परिदर्शी द्वारा किया जा सकता है, तो वह है प्रकाश का बहुपरावर्तन। अगले क्वेश्चन चलते हैं, प्रयोगशाला में एक परख नली में लिए गए जल को जल्दी शीघ्र उबालने के लिए अनीता को ज्वाला के कौन से क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए। किसमें लिया गया है, परख नली में जल लिया गया है, इसे जल्दी उबालने के लिए कौन से ज्वाला का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन है काला क्षेत्र, पीला क्षेत्र, नीला क्षेत्र या तो नीला या तो पीला। अब इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही है, नीला क्षेत्र में दोस्तों, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका विलयन अम्लीय गुणधर्म नहीं दर्शाते हैं दोस्तों। यहाँ पे गलत बताना है, जो ऑप्शन आपका गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो दही, ग्लूकोज, एल्कोहल, अमीनो अम्ल, जो अम्लीय गुणधर्म नहीं है, जिसमें अम्लीयता नहीं पाई जाती, उसको बताना है। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है सी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है डी और ए सही है। आपको पता होगा दोस्तों दही में अम्लीयता पाई जाती है, अम्लीयता के कारण तो दोस्तों दही जमता है। अभी दूध आप नॉर्मल वैसे जमाएंगे नहीं जमेगा, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल देंगे तो वो बहुत जल्दी जम जाएगा, जब तक वह अम्ल नहीं पाता दही आपका नहीं होगा। और अमीनो अम्ल वैसे भी अम्लीयता है, इसमें ग्लूकोज और एल्कोहल आपके अम्लीय विलयन के गुणधर्म को नहीं दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशम के उत्पादन के चरण नीचे दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रेशम का जो उत्पादन होता है एक रेशम का कीड़ा होता है, उसी कीड़े से रेशम को उत्पादन किया जाता है। और ये कीड़े की बहुत विशेषता होती है, पर जो कीड़ा होता है कई किलोमीटर दूर से ही समझ जाता है। अगर उसका कीड़ा उसी से संबंधित कोई कीड़ा कई किलोमीटर दूर पर भी स्थित होता है, तब भी वह समझ जाता है कि वहाँ पे कोई रेशम का कीड़ा है और वहाँ पे वो चला आता है। इससे दोस्तों रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं। आपको बताते हैं, पहले कुछ सही क्रम आपको बताते हैं इसमें से कि उनको धूप में रखा जाता है या जल में उबाला जाता है। मादा रेशम कीड़ा अंडे देती है, सेकंड है लार्वा या रेशम के कीड़ा को स्वच्छ ट्रे में तथा ताजी शहतूत की पत्तियों के साथ रखा जाता है। लास्ट है लार्वा को अंडों से निकालने के लिए अंडों को एक उपयुक्त तापमान तक गर्म किया जाता है। ये है दोस्तों 25-30 दिनों के बाद इल्ली खाना बंद कर देते हैं और कृमि कोश बुनना प्रारंभ करते हैं। यह फिर दोस्तों कृषि कुओं से रेशे निकाले जाते हैं। देखिए यह प्रक्रिया तो सभी होता है, लेकिन प्रक्रिया आपको इसमें यह बताना है कौन सी प्रक्रिया पहले होती है, सही क्रम आपको बताना है। तो सही क्रम अगर हम सब बात करें
सही क्रम सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले रेशम का कीड़ा क्या होता है, अंडा देता है, मतलब सबसे पहले आपका बी आएगा। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले यही काम होगा, जब तक रेशम जो है अंडा नहीं देगा, मादा रेशम, और जानते हैं जो अंडा देता है मादा रेशम, मादा जो रेशम की कीड़ा होती है वह देती है, और उसे जो नर रेशम कीड़ा होता है उसे कई किलोमीटर दूर से उसके गंध से पहचान लेता है। इसके बाद दोस्तों क्या किया जाएगा, कृषि कुंड से रेशे निकाले जाते हैं। नहीं, इसके बाद ये होगा दोस्तों, लार्वा को अंडे से, हाँ, पहले मादा रेशम कीड़ा अंडे देगी, उसके बाद लार्वा को अंडे से निकालने के लिए अंडों को एक उपयुक्त तापमान तक गर्म किया जाता है। क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। बी के बाद डी आया। उसके बाद लार्वा या रेशम के कीड़ों को सचट ताजी शहतूत की पत्तियों के साथ रखा जाता है। उसके बाद क्या किया जाएगा, सी ऑप्शन भरा जाएगा। एकदम प्रक्रिया बता रहे हैं किस प्रक्रिया से होकर गुजरता है। उसके बाद 25 से 30 दिनों के बाद इल्ली खाना बंद कर देते और किस्म कोश बुनना प्रारंभ कर देते। कितना दिन समय लगता है दोस्तों, इसमें लगता है आपका 25 से 30 दिन। इसके बाद इसमें ई आएगा। उसके बाद है कृषि कोश को धूप में रखा जाता है या जल में उबाला जाता है। इसके दोस्तों जल में आप उबाल, ज़्यादा से ज़्यादा जल में उबालते हैं, नहीं तो आप धूप में भी इसे सुखा सकते हैं। इसके बाद यह किया जाता है। उसके बाद बचा क्या, उसके बाद एक ही बचा है, कृषि कोश से रेशे निकाले जाते हैं। उसके बाद रेशम निकाल के बाजार में बेच। यह आपकी प्रक्रिया है, किस में मैच कर रहा है, यह आपके दोस्तों फोर्थ ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं के भोजन को पद जुगाली दिया जाता है जो इंगित करता है। जुगाली करना मतलब क्या होता है उसको पहले आपको बताते हैं। जुगाली का मतलब होता है, इसे भैंस तो आप देखेंगे कुछ चीज़ खाने के बाद काफ़ी देर तक पागुर करते हैं मुंह में, उसी चीज़ को, उस अनाज को, उस चारे को लाके फिर थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, वही जुगाली करना होता है। मतलब वो जो चीज़ खाई रहती है उसे पचाने का प्रयास करती हैं, ये जुगाली होता है। जुगाली के बारे में आपको बताना इंगित करता है। पहला ऑप्शन है भली प्रकार चबाए या पूर्णतः पूर्णतः पचित भोजन को, भली प्रकार चबाए या आंशिक पचित भोजन को, थर्ड निगले गए आंशिक पचित भोजन को, लास्ट में निगले गए अपचे भोजन को। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड दोस्तों, निगले गए। पहले तो आप भोजन को निगल लिए, ऑप्शन थर्ड सही होगा। पहले भोजन को निगल लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा सा लेकर वो चबा कर उसे पचाने का प्रयास करते हैं, यही होता है आपका जुगाली कहना। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आपको 4 बिलियन दिए गए हैं, बेकिंग सोडा बिलियन, लवण का बिलियन, दही और चीनी। प्रत्येक बिलियन की प्रकृति अम्लीय सारी उदासीन ज्ञात करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे। आपके पास बेकिंग सोडा का 1 बिलियन रहे, मान लीजिए 4 बेकर आपको दे दिए, एक में आपका बेकिंग सोडा गया, फिर एक में लवण का बिलियन है, फिर बाद दही और चीनी का, इसमें आपका दही डाल दिए, इसमें आपका चीनी का बिलियन दे दिए। तो हम कैसे पता करेंगे इसकी अम्लीय है कि क्षारीय है कि या फिर उदासीन है, तो कैसे पता करेंगे, इसका उपयोग करके। ऑप्शन है पहला मेथिल ऑरेंज के नाम, या फिर साइना रोज, या फिर पानीफेल्थिलीन, या फिर लास्ट है हल्दी का बिलियन डालकर। आप कैसे पता करेंगे, तो आप कहेंगे इसमें जो करेक्ट आंसर है, इसमें देखिए इसमें जो 2 तरीके से आप पता कर सकते हैं, एक मेथिल ऑरेंज से कर सकते हैं और आप एक कर सकते हैं चाइना रोज से भी कर सकते हैं। इसलिए इसका जो आंसर माना गया था, यह दोनों ही माना गया था। ऑप्शन आपका पहला और दूसरा सही है, क्योंकि इसमें वो चीज़ नहीं दिया गया ना कि ए बी सही है फिर पहला दूसरा, तो इस प्रकार से इसमें दोनों का आंसर सही गया था, दोनों में कोई भी लगाए थे आपको सही नंबर दिया गया था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान नहीं होता है। आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो अपना भोजन अपनी ऊर्जा को बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कब नहीं होता है, पराहरित द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, सेकंड है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, थर्ड है कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, लास्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचय। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही है। कब नहीं होगा, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण के दौरान प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण पत्ती जो हरी पत्ती होती है उसी के द्वारा ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक सेल और एक स्विच के एक साथ परिपथ के तार के मुक्त सिरों को
एक एक करके निम्नलिखित जोड़ा गया। पहला कथन है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर लंबाई और 5 मीटर मोटाई के एक तार से। सेकंड है 20 मीटर लंबाई और 5 मीटर मोटाई के एक तार से। इसमें कौन सा सत्य उसको आपको बताना है। ऑप्शन जो दिए गए, पहला ऑप्शन है ए की घटना में अधिक उष्मा उत्पन्न होगी। सेकंड है बी की घटना में अधिक उष्मा उत्पन्न होगी। थर्ड है ए बी दोनों उष्मा में समान मात्रा में उत्पन्न होगी। लास्ट है ए बी किसी भी कोई उष्मा नहीं उत्पन्न होगी। यह गलत है, तो इसमें आपका सही सेकंड सही हो जाएगा दोस्तों, बी में अधिक उष्मा उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, संजय ने प्लास्टिक की एक खाली बोतल रेफ्रिजरेटर में रखी। कुछ घंटों के पश्चात वह क्या अवलोकन करेगा। कहाँ रखा गया दोस्तों, खाली बोतल रखी गई रेफ्रिजरेटर में, प्लास्टिक के है। बोतल के अंदर दाब में वृद्धि के कारण बोतल विस्तारित हो जाएगी। सेकंड, बोतल के अंदर दाब में ह्रास के कारण बोतल संकुचित हो जाएगी। थर्ड है बोतल के अंदर दाब में ह्रास के कारण बोतल विस्तारित हो जाएगी। लास्ट है बोतल में वायु की मात्रा में ह्रास के कारण बोतल संकुचित हो जाएगी। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही है, बोतल के अंदर दाब में ह्रास के कारण बोतल संकुचित हो जाएगी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सत्य है उसको बताना है। पहले कुछ कथन दिए गए हैं। एक वस्तु तभी दृष्टिगत हो सकती है जब वह प्रकाश का परावर्तन करे। ये सही है दोस्तों। आप किसी वस्तु को कब देख सकते हैं, जब वह प्रकाश का परावर्तन करे। अगर प्रकाश उस वस्तु से परावर्तन नहीं होती है, क्या आप उस वस्तु को देख सकते हैं। आप कहेंगे तब नहीं देख सकते। आप किसी वस्तु पे कोई प्रकाश मारते हैं, जैसे टार्च से आप किसी वस्तु पे मारेंगे, तो मारने के बाद प्रकाश वहां पे जाने के बाद फिर वापस आती है, तभी आप देख सकते हैं। मतलब पहला ऑप्शन आपका एकदम सही है। एक उत्तल लेंस सर्वदा एक वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। सेकंड है एक आवर्धित एवं सीधा प्रतिबिंब उत्पन्न करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लास्ट है एक अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जब बिंब से छोटा होता है तब बिंब उन्मुखी के कारण सीधा हो जाता है। अब इसमें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन, इसमें आपका राइट थर्ड ऑप्शन सही होगा। आपका पहला ऑप्शन ए सही है और डी सही है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन को पढ़कर सही का चयन कीजिए। यस1 है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड शुष्क लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता है। सेकंड है लिटमस पेपर केवल यस प्लस आयन और ओएस माइनस आयन की उपस्थिति में रंग परिवर्तन दिखाता है। ऑप्शन है यस1 और यस2 दोनों सही हैं और यस2 यस1 के लिए सही व्याख्या है। सेकंड है यस1 और यस2 दोनों सही हैं लेकिन यस2 यस1 के लिए सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है यस1 सही है लेकिन यस2 गलत है। लास्ट है यस1 और यस2 दोनों ही गलत है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है। यस1 सही है दोस्तों लेकिन यस2 गलत है, इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कक्षा में गति कौन सी बात है दोस्तों, गति का शिक्षण करते हुए एक शिक्षक ने टिप्पणी की कि न्यूटन का सिद्धांत बहुत छोटे और भारी निकायों से संदर्भित अवलोकनों की व्याख्या नहीं कर सकता। यह आइंस्टीन के अपेक्षाकृत सिद्धांत द्वारा ही किया गया था। निम्नलिखित में से विज्ञान की प्रकृति किस पहलू पर शिक्षक उपरोक्त में विशेष बल दे रहा है। ऑप्शन है विज्ञान में आत्मनिष्ठता, सेकंड है विज्ञान में अनियमितता, सेकंड है विज्ञान में सांस्कृतिक अंतस्थापन, या फिर लास्ट है विज्ञान की मूल्य उदासीनता। इनमें किस पे फोकस हो रहा है, विज्ञान में अनंतमितता पे दोस्तों। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का आपको चयन करना है। में जो पहला एक शिक्षिका और उनके विद्यार्थी विद्युत के संदर्भ में एक क्रियाकलाप कर रहे हैं। किसके संदर्भ में, विद्युत के। उन्होंने देखा कि विद्युत परिपथ में एक बल्ब प्रदीप्त नहीं हुआ। शिक्षक ने पूछा कि तुम क्या सोचते हो कि बल्ब प्रदीप्त क्यों नहीं हुआ, आप उसे प्रदीप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। करें कि एक लाइन से बल्ब लगे हुए हैं, उसमें एक बल्ब नहीं जल रहा है। बच्चों से टीचर ने पूछा कि आप बताइए बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, अगर ये बल्ब नहीं जल रहा है इसके लिए आप क्या करेंगे। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को आपको हम बताते हैं। अपने विद्यार्थी में शिक्षिका निम्नलिखित कौन से कौशल का विकास कर रही है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछ के कौन से कौशल का विकास होगी, अवलोकन करना, निष्कर्ष निकालना, परिकल्पना करना, या फिर लास्ट प्रयोग करना। आप कहेंगे ये परिकल्पना करना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि ऊष्मा का स्रोत उपस्थित नहीं है तो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विद्यार्थियों में इस वैकल्पिक अवधारणा को
चुनौती देने के लिए आप निम्नलिखित में से किस कार्य योजना को अपनाएंगे? ऑप्शन है पहला, ऊष्मा या तापमान के संप्रतियों पर आधारित एक समस्या दीजिए और सही उत्तर पर चर्चा कीजिए। सेकंड है, विद्यार्थियों के पाठ्यपुस्तक ध्यानपूर्वक पढ़ने और उसके संप्रतियों पर विचार करने के लिए कहिए। थर्ड है, विद्यार्थियों के एक मिक्सर ग्राइंडर में कुछ मसाले पीसने के क्रियाकलाप के कहने और प्रक्रम के दौरान तापमान में परिवर्तन का परीक्षण करने के लिए कहिए। थर्ड है, विद्यार्थियों को एक खाली प्लास्टिक की बोतल को कुछ घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखने क्रियाकलाप करने और परीक्षणों को नोट करने के लिए कहिए। अब इसमें जो बात की जाए वैकल्पिक अवधारणाओं की बात किया जा रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे इसकी बात किया जा रहा है, वैकल्पिक अवधारणाओं की बात किया जा रहा है। तो इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही होगा। विद्यार्थियों के एक मिक्सर ग्राइंड में कुछ मसाले पीसने के क्रियाकलाप करने और प्रक्रम के दौरान तापमान में परिवर्तन के परीक्षण के लिए कहेंगे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अन्वेषण से संबंधित सही नहीं है? अन्वेषण का मतलब होता है खोजबीन करना। बच्चे को हर समय अन्वेषण के माध्यम से सिखाना चाहिए कि बच्चों को अन्वेषण मतलब खोज ही बनाना चाहिए। खोज के माध्यम से सीखेंगे बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं। इसमें कह रहे हैं इसे अवलोकन का सामान्यीकरण होता है, नहीं है जो गलत है वही आपको बताना है। इसमें निष्कर्ष निकालना होता है, इसमें केवल प्रयोगशाला कार्य होते हैं। देखिए केवल एक ऐसा शब्द है जिस भी ऑप्शन में आपका केवल लग गया वही ऑप्शन आपका समझ लिए गलत हो जाएगा। इसमें दरों का नियंत्रण होता है, तो यह भी आपका सही, इसमें आपका ऑप्शन गलत यही है थर्ड है, और ये थर्ड ही आपका सही आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान का एक रचनात्मक उपागम का अध्यस्त अनुमान नहीं है? जो नहीं है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ज्ञान शिक्षार्थियों द्वारा सक्रियता से निर्मित होता है। सेकंड है ज्ञान के निर्माण के लिए सांस्कृतिक संदर्भ में सामाजिक अन्योन्य क्रिया आवश्यक है। थर्ड है शिक्षार्थियों के सहज विचार वैज्ञानिक रूप से गलत हैं और उन्हें संबोधित किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों में संप्रत्यय निर्माण मूर्त और अमूर्त की ओर प्रकट करते हैं। देखिए मूर्त और अमूर्त का मतलब होता है कि बच्चे के सामने जो चीज़ दिखता रहे वह मूर्त होता है, जो चीज़ नहीं दिखता वही अमूर्त होता है। इसमें जो किया जाएगा जो गलत है, अनुमान नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड है। थर्ड आपका सही है और ये आपका गलत है, और गलत ही आपका सही आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों के सहज विचार वैज्ञानिक रूप से गलत हैं, ऐसा आप कभी नहीं कह सकते बच्चे का जो विचार है वह गलत है वैज्ञानिक रूप से, वह इसलिए ऑप्शन थर्ड गलत है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कक्षा 7 की एनसीईआरटी की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित उद्धरण पर विचार कीजिए। अध्याय 1 हमारा भविष्य। टिब्बू ने उन्हें बताया कि वन केवल वनस्पतियों या पशुओं का आवास नहीं, बहुत से लोगों ही वन में रहते हैं, उनमें से कुछ विभिन्न जनजातियों के होते हैं। टिब्बू ने व्याख्या की कि ये लोग मुख्य रूप से वनों पर आश्रित हैं, वन से उन्हें भोजन, आवास, जल एवं औषधियाँ प्राप्त होती हैं। वनों में बहुत सी औषधि वनस्पतियों के विषय पर उन्हें पारंपरिक ज्ञान होता है। उपरोक्त उदाहरण विज्ञान के शिक्षण निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य को उजागर करें? पहले कुछ कथन दिए, कथन को समझते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने की विधियों को समझना। सेकंड है पर्यावरण से संबंध स्थापित करना, स्थानिक वैश्विक दोनों। थर्ड है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सौंदर्य बोध है सृजन शास्त्र को प्रोत्साहित करना। थर्ड है फोर्थ है विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखना। ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी है, थर्ड ऑप्शन है बी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए, सी और डी सही है। इसमें जो सही होगा बी सही होगा और आपका डी सही होगा, बाकी ए और सी गलत है, इसलिए ऑप्शन आपका सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सूत्रकणिका कोशिका का बिजली घर है, यह कथन है एक नियम है, सिद्धांत है, प्रेक्षण है, अनुरूपता है। यह दोस्तों सूत्रकणिका कोशिका का बिजली घर है, यह कथन कैसा है? यह कथन आपका दोस्तों अनुरूपता है, तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। नीचे दिए कथन को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। यशवंत वैज्ञानिक सिद्धांत असमय हो सकते हैं। सेकंड है कथन है एक सिद्धांत के वैज्ञानिक संप्रतियां उसी सिद्धांत पर निर्भर होते हैं जिससे वे संदर्भित होते हैं। ऑप्शन है पहला यशवन यशटू दोनों सही हैं, यशवन यशटू की सही व्याख्या है। सेकंड है यशवन यशटू दोनों सत्य हैं, तो यशवन यशटू की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड है यशवन सत्य है, यशटू असत्य है। फोर्थ ऑप्शन है यशवन असत्य है और यशटू सत्य है।
इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हाँ इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। ये दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही हो रहा है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की एक समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है? जो नहीं है वही आपको बताना है, जो ऑप्शन गलत होगा आपका। शिक्षक अधिगम की प्रोन्नति के लिए विविध शिक्षण अधिगम उपागमों का उपयोग करता है। सेकंड है शिक्षक शिक्षार्थियों को समूह कार्य और सहयोगात्मक अधिगम में व्यस्त रखता है। थर्ड है शिक्षार्थियों में समता के लिए शिक्षक एक समान शैक्षिक उपागम अभिकल्पित करता है। लास्ट है शिक्षार्थियों के प्रदर्शन के स्तर पर आधारित शिक्षक वैयक्तिक शैक्षिक योजना विकसित करता है। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। शिक्षार्थियों समता शिक्षक एक समान शैक्षिक उपागम अभिकल्पित करता है। यही आपका गलत है और गलत ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को दाब का शिक्षण करते हुए आप निम्नलिखित में से किस प्रचलित विकल्प की अवधारणा का सामना कर सकते हैं? ऑप्शन है पहला, गहराई के साथ तरल के दाब में वृद्धि होती है। सेकंड ऑप्शन है बाह्य अंतरिक्ष में कोई वायुमंडलीय दाब नहीं है। थर्ड है तापमान में घटने के साथ गैस के तापमान के घटने के साथ गैस के दाब में वृद्धि होती है। लास्ट में दिए गए तापमान पर वायुमंडलीय दाब वायु के घनत्व का समानुपाती होता है। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही होगा। तापमान के घटने के साथ गैस के दाब में वृद्धि होती है। जब तापमान घटता है तो वहाँ पे जो गैसें होती हैं उसका तापमान में वृद्धि होती है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। इसी के साथ यह क्लास ही समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए दोस्तों। यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पे आपको सभी कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी के साथ यह क्लास ही समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों